बाकी बच्चे है ही नहीं कोई? अच्छा, तो वेटिंग रूम में उनको ले लो ना, सन्यम। गुड मॉर्निंग। सन्यम, मनेजा। सन्यम, बाकी लोगों को वेटिंग रूम से ले लिया? पहले क्यों नहीं ले रहे थे? अच्छा। अच्छा बच्चों देखो, आज आप लोगों की सबसे पहले एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं। कल मैंने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन बताया था, उसके ऊपर देखो। ए हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ अ क्लिफ 490 मीटर अबव द ग्राउंड and throws a stone horizontally with an initial speed of 15 meter per second, neglecting air resistance. Find the time taken by the stone to reach the ground and the speed with which it hits the ground. मतलब इसमें कहा है एक हाइकर है, जो लोग हमारी स्केटिंग करते हैं ना, उन्हें हाइकर कहते हैं। शिमला वगैरह साइड में आपने देखा होगा जो लोग स्केटिंग करते हैं, आइस स्केटिंग। तो एक हाइकर है, वो हमारा एज ऑफ ए क्लिफ है। क्लिफ का मतलब चट्टान, यानी कि हमारी कोई एक क्लिफ है, कोई चट्टान है जिसकी हाइट है 490 मीटर। वहां पर हमारा एक हाइकर है, ओके। और वो एक स्टोन को हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहा है 15 मीटर पर सेकंड के साथ। 15 मीटर पर सेकंड के साथ वो एक स्टोन को हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहा है, ठीक है। 15 मीटर पर सेकंड के साथ हॉरिजॉन्टली स्टोन को थ्रो कर रहा है वो। तो हमें बताना है स्टोन कितना टाइम लेगा नीचे तक आने में। स्टोन नीचे तक आने में कितना टाइम लेगा, ये हम लोगों को बताना है, ठीक। और ये बताना है हमें, फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन। हाँ, कितना टाइम और कितनी स्पीड के साथ वो ग्राउंड को हिट करेगा। स्टोन कितनी स्पीड के साथ ग्राउंड को हिट करेगा और स्टोन ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लेगा। स्टोन हॉरिजॉन्टली फेंका जा रहा है इतनी स्पीड के साथ, 490 मीटर की हाइट पर खड़े होकर। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का केस है ये। स्टोन इस तरीके से कर्व पाथ फॉलो कर लेगा। जब भी कभी टाइम पता करना होता है बच्चों, तो हम लोग सेकंड इक्वेशन लगाते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम वाली, यानी कि h इज इक्वल टू यू बाई टी। डाउनवर्ड है इसलिए प्लस का हाफ जी टी स्क्वायर। और ये आ जाएगा, h की वैल्यू इसके अंदर है 490। इनिशियल ये जीरो होती है हमारी, सिंस हम जानते हैं कि यू बाई कितना होता है हमारा, जीरो होता है। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी फेंकी हॉरिजॉन्टली जा रही है, प्लस हाफ इंटू 9.8 टी स्क्वायर। इसको देखते हो तो ये आ जाएगा 4.9 टी स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका 490। इससे देखोगे तो टी स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, 490 अपॉन 4.9। तो टी स्क्वायर, ये डेसिमल ऊपर चला गया तो ये आ जाएगा आपका 100। तो टी आ जाएगा आपका 10 सेकेंड, यानी कि वो जमीन तक आने में कितना टाइम लेगा बच्चों, 10 सेकेंड का टाइम लेगा वो, ठीक है। 10 सेकेंड का टाइम लेगा नीचे तक आने में। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखते हैं, टाइम हमारा पता लग गया। अब हमें पता करना है कितनी वेलोसिटी के साथ आएगा। तो बच्चों ये एक तिरछी वेलोसिटी के साथ आएगा, दिख रहा है ना सबको, तिरछी वेलोसिटी के साथ आएगा। तो हम जानते हैं कि इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में स्प्लिट कर जाएगी। इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में क्या कर जाएगी, स्प्लिट। इधर मैं लिख देता हूँ, सिंस यूवी यू वाई इक्वल टू जीरो। जब हमारा ये ग्राउंड को हिट करेगा तो मैंने इसके मोशन को और नीचे देख लिया कि जमीन के अंदर घुस गया है, तो और नीचे इस तरीके से देख लिया। तो ये तिरछा है तो इसकी वेलोसिटी स्प्लिट कर जाएगी, इधर वी एक्स और इधर आ जाएगा आपका वी वाई। इधर आ जाएगा वी एक्स और इधर आ जाएगा आपका वी वाई, ठीक है। अच्छा, वी एक्स तो हमारा सेम रहेगा, जानते हैं हम लोग बच्चों के, सिंस वी एक्स हमारा सेम रहेगा, यू एक्स के इक्वल ही होगा, यानी कि यू के इक्वल ही होगा। और आप कह सकते हो वी एक्स आपका 15 मीटर पर सेकंड के इक्वल ही होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म मोशन होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो वी एक्स तो आपका वही रहेगा। वी वाई आपका कैसे पता करोगे, वी वाई के लिए फर्स्ट इक्वेशन लगाओगे, यू वाई प्लस जी टी। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, क्योंकि फेक ही हॉरिजॉन्टली रहे हो, जी 9.8। और इसे टोटल फ्लाइट टाइम इसका कितना आया है, जमीन तक आने में कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकेंड। तो यानी कि वी वाई इसका कितना आ जाएगा, 98 मीटर पर सेकेंड। ये इसका इधर आ जाएगा वी वाई।
अब ये जितनी वेलोसिटी के साथ ग्राउंड को हिट करेगा वो वेलोसिटी हमारी क्या आ जाएगी बच्चों? अगर आप देखोगे तो वो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? अंडर रूट में वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। वो वेलोसिटी हमारी क्या आ जाएगी? अंडर रूट में। अच्छा, कल के क्वेश्चन मैंने आपको भेजे नहीं थे व्हाट्सएप में, आज भेज दूंगा। आज के भी क्वेश्चन भेज दूंगा और कल जो क्वेश्चन करे थे वो भी भेज दूंगा। तो नेट वेलोसिटी आ जाएगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर अंडर रूट में। तो नेट वेलोसिटी हमारी कितनी आ जाएगी? अंडर रूट में वी एक्स कितना है हमारा? 15 का स्क्वायर, और वी वाई कितना है हमारा? 98 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करते हो तो आपका आंसर 99.1 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये आपकी वेलोसिटी आ जाती है। ठीक है। वैसे उन्होंने पूछा नहीं है हमसे, बट अगर ये पूछे कि कितने एंगल पे ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो कितने एंगल पर ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, तो आप इस तरीके से पता कर सकते थे कि tan थीटा उस केस में क्या हो जाता है? वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का रेशियो। ठीक है। वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का रेशियो, वर्टिकल कंपोनेंट जिसके साथ एंगल कंसिडर नहीं हो रहा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसके साथ एंगल कंसिडर हो रहा है। तो ये आपका tan थीटा इधर आ जाता कितना? वी वाई की वैल्यू कितनी आ जाती है बच्चों आपकी? 98, और वी एक्स की वैल्यू इधर आ जाती है आपकी 15। वी एक्स की वैल्यू 15, वी वाई की वैल्यू 98। तो आपका इससे थीटा कितना आ जाता? tan इनवर्स 98 अपॉन 15 विद हॉरिजॉन्टल, विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ इतने एंगल पर ये स्ट्राइक करेगा। ठीक है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। ले लिया सबने? ठीक है, फाइन। अच्छा तो उसके लिए आपको थीटा भी तो पता होना चाहिए। थीटा आपको पता नहीं है, अल्टीमेटली आपको थीटा नहीं पता है ना। वी वाई आप, ठीक है, जब आपको थीटा पता लग जाए, थीटा नहीं पता है ना आपको, इसलिए नहीं निकाल सकते। थीटा पता होता तो आप निकाल लेते। आपको ये भी तो नहीं पता है थीटा, इसलिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में बच्चों रेंज पूछा नहीं है, मैं वो भी बता दे रहा हूँ, उससे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन में रेंज पूछा नहीं है। अगर इस क्वेश्चन में रेंज पूछते कि कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो रेंज हम लोग इसमें पता कर सकते थे। हॉरिजॉन्टल मोशन है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम, हॉरिजॉन्टल स्पीड कांस्टेंट u और इनटू फ्लाइट टाइम, यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लग रहा है। तो u कितना है हमारा? 15, और टाइम आपने कैलकुलेट करा तो 10, यानी कि 150 मीटर की इसकी रेंज आ जाएगी। तो सारे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस बच्चों ऐसे ही होते हैं। ठीक है। मैं समझता हूँ इस एक क्वेश्चन को कराने से आप बाकी के सारे क्वेश्चंस भी कर लोगे। तो ठीक। हम्म। फाइन। हाँ। हाँ। हम्म। यू साइन थीटा क्यों पुट करोगे इधर? यू तो इधर हॉरिजॉन्टली ही पे तो उससे फायदा, तो उससे फायदा क्या होगा? अच्छा, वी वाई इक्वल टू वी साइन थीटा, उससे फायदा क्या होगा आपका? अरे वी भी तो नहीं पता, उससे वी पहले निकालोगे। तो इससे अच्छा वी, वी वाई इक्वल टू वी साइन थीटा अगर आप ये कह रहे हो, तो उससे साइन थीटा निकालने की बात कर रहे हो। वी निकाल लिया, वी वाई निकाल लिया, तो वी वाई इक्वल टू वी, हाँ, उससे साइन थीटा निकाल सकते हो वी बाई बाई वी करके। ठीक है, वैसे करके कर सकते हो। ठीक। चलो एक बार बच्चों इसका फिर से स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, रेंज के लिए। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लिया सबने? ठीक है। ओके। एक नए तरीके का आप क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन तो बस ऐसे ही होते हैं सारे, जो कर ही लेंगे सब लोग। अच्छा बच्चों, आज आप लोगों की जो क्लास है, बीच में गैप होता है ना, तो आज मैं बस आपके 20 मिनट उस क्लास के लूंगा, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास तो नहीं हो पा रही है आप लोगों की, संडे को भी नहीं हो पाएगी। संडे को आप लोगों के भी अपने काम होते होंगे, तो एक्स्ट्रा क्लास तो है नहीं आप लोगों की। बस जो आज सैटरडे की क्लास है,
उसके 20 मिनट लिए जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ये केवल हमारा हाफरली एग्जाम के लिए चल रहा है, इसके बाद जो आपका रेगुलर टाइम होता है बस उसी टाइम में क्लास होगी। ठीक है, बस ये आज के लिए है, फाइन, इसलिए ज्यादा टेंशन मत लो। अच्छा, देखो बच्चों, जैसे हमारे ये वाले क्वेश्चन है, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा। इस क्वेश्चन में हमारा क्या रखा है, क्वेश्चन मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। हम लोग 20 मीटर की हाइट पर है, 20 मीटर की हाइट पर है, टॉवर है जिसकी हाइट 20 मीटर है, वहां से किसी बॉडी को ऊपर इस तरीके से फेंक रहे हैं। हम लोग एक बॉडी को 30 मीटर पर सेकंड के साथ फेंक रहे हैं। कैसे फेंक रहे हैं? 30 मीटर पर सेकंड के साथ किसी बॉडी को इस तरीके से थ्रो कर रहे हैं, फाइन। किसी बॉडी को इधर हम लोग थ्रो कर रहे हैं 30 मीटर पर सेकंड के साथ। ये यू हमारा कितना है? 30 मीटर पर सेकंड के साथ थ्रो कर रहे हैं, और 30 डिग्री के एंगल पर थ्रो कर रहे हैं। ये हम लोगों को गिवन है कि थीटा हमारा कितना है, 30 डिग्री का। अच्छा, तो हमें इसमें बताना है कि बॉडी नीचे तक आने में, ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लेगी। बॉडी ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लेगी, ये हम लोगों को पता करना है। यानी कि टोटल हम लोगों को पता करना है, इधर फ्लाइट टाइम पता करना है, ठीक है। रेंज पता करनी है हम लोगों को, इधर फ्लाइट टाइम, रेंज पता करनी है। ये हमारी इधर रेंज आ जाएगी, रेंज पता करनी है, फ्लाइट टाइम पता करना है हमें, और हमें बताना है कितनी वेलोसिटी के साथ ग्राउंड पर बॉडी आएगी, कितनी वेलोसिटी के साथ बॉडी ग्राउंड पर आएगी, ये हम लोगों को पता करना है। वी पता करना है, रेंज पता करना है, टाइम पता करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। इस क्वेश्चन को देखकर बच्चों काफी बच्चे घबरा जाएंगे, जबकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ भी टफ नहीं है। बस कॉन्सेप्ट्स पर चलते जाओ, जैसे जैसे हमें कॉन्सेप्ट्स पता है उस पर चलते जाओ, गिवन चीजों को देखो, फॉर्मूला अप्लाई करके देखो कि हमें वो चीज कैसे पता लगेगी। सबसे पहले हम लोगों ने देखा बच्चों, हमारी वेलोसिटी इधर बिखर जाएगी, इधर आ जाएगा यूएक्स, ओके, और इधर आ जाएगा हमारा यू वाई, राइट। अब आप देखोगे इधर तो यूएक्स कितना हो जाएगा आपका, यू कॉस थीटा, जहां पे एंगल बनता है वहां कॉस कंपोनेंट, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी कि एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी यू एक्स, ये कितना आ जाएगा, यू की वैल्यू कितनी है आपकी 30, और कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, और ये आ जाएगा आपका 15√3, 15√3 मीटर पर सेकेंड। ये तो आपका इधर यू एक्स आ जाएगा, ये आपका इधर आ जाएगा यू एक्स, ओके। इसके बाद आ जाता है आपका ये यू वाई, तो यू वाई इधर कितना आ जाएगा, यू साइन थीटा, यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। तो यू साइन थीटा इधर देखोगे, यस, तो इधर आ जाएगा आपका साइन 30 डिग्री, तो ये सबको पता है 30 इंटू 1/2, साइन 30 डिग्री 1/2, तो ये इधर आ जाएगा आपका 15 मीटर पर सेकेंड, राइट। ये आ जाएगा आपका यू वाई। वो एक एक स्टेप में कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा लंबा लग रहा होगा, वरना आपकी मैथ्स अच्छी है तो डायरेक्ट लिख सकते हो। यू वाई आ जाएगा, यू एक्स इधर आ जाएगा, ठीक है, ये तो आपको पता लग गया। अब बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। यस, देखो अब आप देखोगे तो आप पूरे मोशन को यहां से लेकर यहां तक स्टडी कर लो। जब पूरे मोशन की स्टडी करोगे तो बच्चों नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमारा वो कितना होगा, इतना ही तो होगा। आप अपना खुद एक देखो, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, ठीक, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। अगर हम लोगों ने इनिशियल डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, हमेशा ऐसे डायरेक्शन मानने के सेंस में हम लोग क्या करते हैं, जो इनिशियल डायरेक्शन होते हैं उसे पॉजिटिव मानते हैं, और उसके सिवा जो डायरेक्शन होती है उसे नेगेटिव मानते हैं। जो इनिशियल डायरेक्शन होती है उसे पॉजिटिव मानते हैं, और उसके सिवा जो डायरेक्शन होती है उसे नेगेटिव मानते हैं। तो हमने, हमारी इनिशियल डायरेक्शन अपवर्ड है, उसे मैंने पॉजिटिव मान लिया, तो पहले बॉडी यहां से यहां तक गई है पॉजिटिव, तो ये वाली बाद में डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी हमारी, तो ये ऊपर गई पॉजिटिव, ये नीचे आ गई नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल आउट ईच अदर। तो जो नेट हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अरे यार, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन यही तो होती है,
स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस हो जाएगा वो हमारा यही तो हो जाएगा। और नेट डिस्प्लेसमेंट -20 होगा। क्या होगा? -20, क्योंकि इनिशियल डायरेक्शन हमारी जो जिससे मोशन स्टार्ट हो रहा है वो हमारी अपवर्ड है। अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट ईच अदर, फिर नेट डिस्प्लेसमेंट ये आ जाएगा -20 इधर आ जाएगा। तो हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन इधर लगा ली है। ये हमारा इधर आ जाएगा h इज इक्वल टू यू बाई टी और प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अभी मैंने जनरल इक्वेशन लिख दी है, राइट। अब मैं इधर देखूंगा बच्चों, तो h की वैल्यू मेरी कितनी है? -20 आ जाएगी। h की वैल्यू इधर -20, ठीक है, बताया था मैंने अभी, -20। और यू वाई मेरा कितना आ जाएगा? यू वाई मेरा क्या आ जाएगा? ऊपर की तरफ यू वाई क्या था? 15, तो 15। टोटल टाइम हमारा फ्लाइट टाइम है। ये जो टी है ये हमारा टोटल फ्लाइट टाइम बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक। और क्योंकि ये इनिशियली कैसे जा रहा है? अपवर्ड जा रहा है ना। हम लोग इनिशियल डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में देखें तो इनिशियली तो ये अपवर्ड जा रहा है हमारा, तो इसलिए इधर माइनस में लोगे, माइनस का 1/2 और जी को 10 ले लो इसके अंदर। इसके अंदर हमें गिवन है कि हम लोग स्मॉल जी को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं, ये गिवन है हमें। तो जी को हमने इधर 10 ले लिया है, ये टी स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों हमारा? इससे देखोगे तो ये हमारा इधर आ जाएगा, ये हमारा इधर आ जाएगा -20, ये आ जाएगा इधर हमारा 15 टी, राइट। ये आ जाएगा हमारा इधर 15 टी, ये आ जाएगा हमारा -5 टी स्क्वायर। 15 टी -5 टी स्क्वायर, और ये आ जाएगा, इसको इधर ले गए तो 5 टी स्क्वायर -15 टी -20 इज इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड कर दो तो टी स्क्वायर 5 3 15 टी और 5 4 20 इज इक्वल टू 0। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका ये आ जाएगा इधर कितना बच्चों? या फिर यहीं पर अगर फैक्टर्स धरनाचार्य फॉर्मूले से कर लो चाहे फैक्टर्स निकाल लो, टी स्क्वायर -4t प्लस टी -4 इज इक्वल टू 0, यही तो फैक्टर्स होंगे इसके। -4 प्लस 1 -3 और -4 इंटू 1 -4। तो ये आ जाएगा आपका टी स्क्वायर। अच्छा, इन दोनों को मैं अब देखो कॉमन चीजों को लेना शुरू कर दो तो कितना आ जाएगा? टी, ये आ जाएगा टी -4, ये आ जाएगा आपका प्लस का 1, इधर आ जाएगा आपका टी -4 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा आपका टी -4 और इधर आ जाएगा आपका t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो वैलिड नहीं हुआ, t -1 तो हो नहीं सकता, टाइम कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो t इक्वल टू 4 सेकेंड, यानी कि ये हमारा फ्लाइट टाइम आ गया। ये हमारा क्या आ गया बच्चों? फ्लाइट टाइम। यस यस। अच्छा, माइनस कौन संज्ञा माने जाए ये? शांतनु, अच्छा, आवाज दोनों की सेम लग रही है, चलो ठीक। देखो बच्चों, h को हमने इसमें -20 इसलिए लिया है क्योंकि हमेशा याद रखना, कभी भी मोशन हमारा इस तरीके से होता है कि डायरेक्शंस चेंज हो रही होती हैं हमारी, ठीक है। तो हम लोग इनिशियल डायरेक्शन जिससे मोशन स्टार्ट होता है उसे पॉजिटिव मानते हैं और उसके सिवा जो डायरेक्शन होती है उसे नेगेटिव मानते हैं। हमारा मोशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है शांतनु, तो हमारा सबसे पहले क्या हो रहा है? अपवर्ड मोशन हो रहा है। हमारा सबसे पहले क्या हो रहा है? अपवर्ड मोशन हो रहा है ना, हम ऊपर फेंक रहे हैं किसी चीज को। तो अपवर्ड मोशन को मैंने मान लिया पॉजिटिव, अपवर्ड मोशन की डायरेक्शन को क्या मान लिया? पॉजिटिव। तो अब इसके बाद जो डाउनवर्ड मोशन की डायरेक्शन होगी उसे क्या मानूंगा? नेगेटिव मानूंगा। उसे क्या मानूंगा? नेगेटिव मानूंगा। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शंस का झंझट आता है, यानी कि उसमें पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन की बात आएगी। तो मेरी पहले मेरा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर, उसके बाद नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो दोनों कैंसल आउट हो गए। दोनों क्या हो गए? कैंसल आउट। अब हमारा फिर नीचे आया और ये, तो हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में -20 हो गया। अरे इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, तो इन दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कितना है? 20, जो माइनस में होगा, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने इसको माइनस लिया क्योंकि हम लोगों ने मोशन की शुरुआत ही, ठीक है, ऊपर से हो रही है, तो उसे जो इनिशियल जिससे मोशन स्टार्ट होता है उसे पॉजिटिव मान लिया हमने, तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक। उसके बाद क्योंकि हमारा अपवर्ड मोशन हो रहा है तो इसलिए हम लोगों ने इधर माइनस लिया है, जी की वैल्यू माइनस, अपवर्ड मोशन को कंसिडर कर रहे हैं, माइनस लिया है इसको। उसके बाद फिर इससे हम लोगों का ये फ्लाइट टाइम आ गया, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में हमें 4 सेकंड लगेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी से। यहाँ तक आती है सबको बात समझ में? स्क्रीनशॉट ले लिया सबने?
यस। हाँ, मगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, इट्स नॉट डिस्टेंस, इट इज डिस्प्लेसमेंट। अरे डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन ही तो कहते हैं इसे। ठीक है, हम लोग डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट तो हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है। ठीक है, डिस्टेंस नहीं ले रहे इसमें, डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं। इट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। अच्छा, इसी तरीके से इसे वेलोसिटी कहेंगे, स्पीड नहीं कहेंगे, क्योंकि वेलोसिटी तो बिखर सकती है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी का रिजोल्यूशन हो सकता है, तभी तो वेलोसिटी हमारी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में स्प्लिट कर रही है। अच्छा, अब देखो रेंज हम लोग किस तरीके से पता करेंगे। अब देखो रेंज तो पता करना इज वेरी इजी। रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो क्या आ जाएगा आपका, रेंज को देखोगे तो स्पीड, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है हमारी ux, और फ्लाइट टाइम कितना है t। ux हम लोगों ने देखा था 15√3 आया था, टाइम कितना है 4, तो ये आ जाएगा हमारा 60√3 मीटर। ये हमारी इधर आ जाएगी रेंज। रेंज पता करना तो बहुत ही ज्यादा आसान काम है। ठीक है, रेंज हम लोगों को इधर पता लग गई, इतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाएगा। अब हमें पता करना है कितनी वेलोसिटी के साथ ये नीचे आएगा। तो बच्चों अब आप देखो इसमें कितनी वेलोसिटी के साथ ये नीचे आएगा। ये अगर आप देखोगे, यस, जब आप इधर गेचेस देखते हो तो देखो इसको किस तरीके से हम लोग करेंगे, कितनी वेलोसिटी के साथ ये नीचे आएगा। ये हमारा इस तरीके से नीचे आ रहा है, यानी कि तिरछा है। मैं इसको और इस तरीके से स्प्लिट अगर कर लेता हूं, तो बच्चों ये इस तरीके से क्या है, तिरछा आएगा, जमीन के अंदर देख रहा हूं मैं इसको, तिरछा आ रहा है, तो इसकी वेलोसिटी स्प्लिट कर जाएगी वी एक्स में और वी वाई में। इसकी वेलोसिटी ऐसे करके स्प्लिट कर जाएगी वी एक्स और वी वाई के अंदर। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रही है वेलोसिटी। फाइन, ये थीटा एंगल तो ये भी थीटा एंगल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अच्छा, अब बस देख लो आप, तो Vx अगर आप देखोगे तो वो तो आपका सेम ही होगा। Vx क्या है, फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारी Vx होगी, वो तो सेम रहेगी, वो हमारी सेम रहेगी ux के इक्वल, यानी कि 15√3 मीटर पर सेकंड के इक्वल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन इज यूनिफॉर्म, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं, तो हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म Vx तो इतना रहेगा। Vy पता करने के लिए आप लोग क्या करोगे, देखो यस बच्चों, मेरी वॉइस आ रही है सबको। ठीक, वी एक्स आपका इधर आ जाएगा 15√3, और वी वाई के लिए आप क्या पता करोगे, वी वाई के लिए इक्वेशन लगाओगे यू वाई प्लस जी टी। तो वी वाई के लिए अगर आप इक्वेशन लगाओगे तो वी वाई क्या आ जाएगा, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी हमारी क्या आ रही थी 15, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी हमारी 15 थी, राइट, है ना। हम लोग अब शुरुआत ऊपर से मोशन में देख रहे हैं, याद रखना, इसमें डायरेक्शन में कहीं कंफ्यूज मत हो जाना, इसलिए इसको खुद प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। बहुत सिंपलेस्ट वे में बता रहा हूँ, बट डायरेक्शन का तो देखो आपको देखना पड़ेगा। हम लोग वर्टिकल वेलोसिटी पता करेंगे इक्वेशन लगा के। अब इक्वेशन में देखो मैंने ये तो जनरल इक्वेशन लिख दी, मगर आपकी यू वाई जो होगी वो क्या आएगा आपका, क्योंकि हम लोग अपवर्ड मोशन से देख रहे हैं, तो इनिशियल डायरेक्शन अपवर्ड को तो पॉजिटिव मैंने माना है। ठीक है, तो मोशन मेरा ऊपर की तरफ से देख रहे हैं ना हम लोग, तो इधर ये -10 होगा। और फ्लाइट टाइम कितना आया है आपका 4, फ्लाइट टाइम कितना आया है आपका, टाइम 4 आया है, टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में 4 लग रहा है। तो इससे देखते हो तो वी वाई आपका क्या आ जाएगा बच्चों, इससे देखते हो तो वी वाई आपका आ जाएगा 15 - 40, और वी वाई ये आपका कितना आ जाएगा, -25 मीटर पर सेकेंड। -25 मीटर पर सेकेंड मतलब वी वाई नीचे की तरफ है, माइनस का क्या मतलब है कि 25 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, आप लिख सकते हो वी वाई 25 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड में है, राइट। हाँ, आपका डाउनवर्ड में है ये, इसका मतलब ये है कि आपका डाउनवर्ड में है 25 मीटर पर सेकेंड।
ठीक, क्योंकि अपवर्ड मोशन से कंसिडर हो रहा है इसलिए माइनस में लगाया है। ठीक, चलो अब आपको वी वाई पता लग गया, वी एक्स पता लग गया, अब तो कुछ भी नहीं है पता करना। तो 100 नेट वेलोसिटी आपकी वी क्या आ जाएगी बच्चों, अंडर रूट में वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। तो ये आपकी नेट वेलोसिटी इधर क्या आ जाएगी, अगर आप देखते हो इधर, तो ये नेट वेलोसिटी क्या आ जाएगी, अंडर रूट में वी एक्स की वैल्यू इधर लगा दोगे 15 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और वी वाई इधर आ जाएगा आपका क्या, वी वाई इधर लगा दोगे तो 25 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों को सॉल्व कर लो, उसका अंडर रूट निकाल लेना, तो आपकी वी इधर आ जाएगा। अभी मुझे आंसर नहीं पता है, इसको सॉल्व करके खुद निकाल लेना, इससे आपका वी आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, राइट। अच्छा, कितने एंगल पर गिर रहा है तो वो भी आप पता कर सकते हो, tan थीटा वी वाई बाई वी एक्स। ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का रेशो, तो tan थीटा वर्टिकल कंपोनेंट आपका कितना आ रहा है बच्चों, वी वाई, अभी अभी देखा हमने 25, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं उसका केवल, और वी एक्स कितना है हमारा 15 अंडर रूट 3। इस एक क्वेश्चन में सारी चीजें मैंने बता दी हैं आपको, इस क्वेश्चन में सारी कंप्लीट चीजें बता दी हैं, तो इससे आपका थीटा आ जाएगा कितना, यस यस, ठीक, इससे आपका इधर थीटा आ जाएगा बच्चों tan इनवर्स 5 5 25 5 3 15 5/3 अंडर रूट 3 विद हॉरिजॉन्टल, विद हॉरिजॉन्टल, यानी कि इतने एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ ही गिरेगा। यहां तक आती है सबको बात समझ में, ठीक है। अच्छा फाइन बच्चों, तो इसमें आपके यहाँ तक के सारे क्वेश्चन हो गए। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन पूरा आपको कंप्लीट भेज दूंगा, अगर इसी क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता कि इसे टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, ये हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने में इसे कितना टाइम लग रहा है, अगर इस क्वेश्चन के अंदर ये भी पूछ लेता तो हम कैसे करके पता करते, तो बहुत सिंपल मोशन, तो बहुत सिंपल केस हो गया हमारा। हमने O2A कंसिडर करा जब मोशन को, तो उसमें फर्स्ट इक्वेशन लगा दो, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस जी टी, इसके अंदर तो ठीक है, तो इसमें तो आपको दिख ही रहा है अपवर्ड जा रहा है आपका, तो फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी बच्चों, और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी आपकी यू वाई कितनी थी 15, माइनस इसे टी डैश कह दो, और इसे आप लगा दोगे 10, ये आ जाएगा आपका टी डैश, तो टी डैश कितना आ जाएगा आपका ये 1.5 सेकेंड। ये बस आपको समझ में आई, ठीक है फाइन। इस क्वेश्चन में मैंने आपको सारे चीजें ही बता दी हैं। देखो, अगर पूछा यहां से यहां तक कितना टाइम लग रहा है तो बहुत सिंपल है, तो नॉर्मल केस हो गया, ओ से लेकर ए तक मैंने लगा दिया फर्स्ट इक्वेशन मोशन की, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस जी टी डैश, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी इधर 0 होती है टॉप मोस्ट पॉइंट पर, टॉप मोस्ट पॉइंट पर नेट वेलोसिटी 0 नहीं होती है, केवल फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी, वो वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एक्ट करती है। अच्छा, आप देखोगे तो वी वाई हमारा 0 हो गया, ये इधर 15 हो गया, और अपवर्ड जा रहा है इसलिए -10 टी डैश, तो यहां से लेकर यहां तक जाने में 1.5 सेकंड, तो यहां से लेकर यहां तक आने में भी 1.5 सेकंड, ठीक है। और टोटल टाइम हमारा कितना लग हो गया फिर बच्चों, 3 सेकंड, यहां से यहां तक आने में टोटल टाइम 3 सेकंड, तो यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा हमारा 1 सेकंड, अरे टोटल 4 सेकंड था, पता लग गया बच्चों, ये चीज समझ में आ गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, ठीक, इधर मैं लिख दे रहा हूं, इससे मैं समझता हूं आपका ये कॉन्सेप्ट इधर क्लियर हो गया। देखो बच्चों, अब आप देखते हो अगर, तो O से लेकर A तक, O to A जो आपका टाइम है वो है 1.5 सेकेंड, इसी तरीके से सो आपका जो A to B टाइम है वो आपका आ जाएगा 1.5 सेकेंड। सो जो आपका O to B टाइमिंग है, O to B टाइमिंग है वो आपका कितना आ जाएगा इसके अंदर 1.5 प्लस 1.5, और वो आपका आ जाएगा 3 सेकेंड, वो आपका इधर 3 सेकेंड आ जाएगा पूरा यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। और हम ये जानते हैं इधर
इतनी चीजें पूछी नहीं जाए, कभी पूछी जाती हैं तो आप कर सकते हो, ठीक है। जितनी चीज वरना एग्जाम में पूछी जाएगी तो आप ऐसे करना, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन को हम ऐसे करके करते हैं जिसमें हम लोग किसी हाइट पर खड़े होकर किसी बॉडी को एंगुलर प्रोजेक्टाइल में फेंकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है। अब आप जानते हो बच्चों O2C टाइमिंग हमारा कितना था? O2C टाइमिंग तो हम लोगों ने कैलकुलेट करा था 4 सेकंड था। तो 10 हमारा जो B2C टाइमिंग है वो हमारा कितना आ जाएगा? 4 में से 3 माइनस कर दोगे तो 4 माइनस 3 1 सेकेंड। ठीक है, बस लास्ट इसका और स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ले लिया सबने? ठीक है बच्चों, फाइन, ठीक, ओके। अब देखो दो क्वेश्चन, रिवर और वो, अच्छा एक वो वाला क्वेश्चन होते हैं हमारे रेन वाले, बरसात हो रही होती है जब, वो वाला क्वेश्चन देख लो एक। देखो ये क्वेश्चन है बच्चों कि हमारी जो रेन है वो 40 किलोमीटर पर आवर के साथ नीचे गिर रही है। रेन हमारी वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है। रेन की वेलोसिटी दे रखी है 40 किलोमीटर आवर इनवर्स, और रेन हमारी डायरेक्शन दे रखी है वर्टिकली डाउनवर्ड। रेन वैसे भी वर्टिकली डाउनवर्ड ही गिरती है, कभी रेन ऊपर थोड़ा ना गिरती है, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही तो गिरेगी। तो वर्टिकली डाउनवर्ड हो सकता है तिरछी हो जाए रेन, बट बाय डिफॉल्ट अगर डायरेक्शन नहीं भी गिवन तो हम यही मानते हैं कि रेन वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है नीचे। और एक आदमी है जो हमारा 30 किलोमीटर पर आवर के साथ ईस्ट में जा रहा है, ये एक मैन है जो 30 किलोमीटर पर आवर के साथ जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन में। एक आदमी हमारा 30 किलोमीटर पर आवर के साथ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो पूछा गया है कि आदमी हमारा अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करेगा? अम्ब्रेला उसी डायरेक्शन में होल्ड करेगा जहां पर रेन पड़ेगी। यानी कि इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में क्या होगी, क्योंकि आदमी उसी डायरेक्शन में अम्ब्रेला होल्ड करेगा जहां पर बरसात होगी। तो यानी कि बरसात आदमी के रिस्पेक्ट में कहां पर होगी, आदमी को कैसे बरसात कहां से आती हुई दिखाई देगी? तो देखो बस बहुत सिंपल है, ऐसे क्वेश्चंस भी केवल वेक्टर, तो हमारे लिए तभी तो कहते हैं वेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फिजिक्स में। बस देखो वेलो बरसात ऐसे कर हो रही है आपकी, ये रेन की वेलोसिटी हो गई है जो है 40 किलोमीटर आवर इनवर्स। आदमी हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, मैन इस डायरेक्शन में जा रहा है 30 किलोमीटर आवर इनवर्स, और हमें पता क्या करना है? हमें पता करना है बस रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में। जो पहले लिखा होता है उसकी वेलोसिटी जो बाद में लिखा होता है उसके रिस्पेक्ट में। रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में। तो यानी कि जब इसका मतलब जब मैन देखेगा तो मैन को रेन किस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी के साथ आती हुई दिखाई देगी, मैन को रेन कितनी वेलोसिटी के साथ किस डायरेक्शन में आती हुई दिखाई देगी। तो अब बस रेन की वेलोसिटी मैन के रेस्पेक्ट में आपको ये बताया था मैंने, रिलेटिव वेलोसिटी, मैंने आपको रिलेटिव वेलोसिटी वन डायमेंशन बताया था। एक तरीके से ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन के। ये हमारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कौन से हो रहे हैं? ये हमारा एक तरीके से टॉपिक जो क्वेश्चन का चल रहा है ये हमारा है रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन, ठीक है। अच्छा, अब देखोगे तो पहले वाला माइनस बाद वाला लिखते हैं बच्चों, तो वी आर माइनस वी एम मैंने कर दिया, पहले वाला माइनस बाद वाला, तो वी आर माइनस वी एम। ओके, अब बस कुछ भी नहीं है इसके अंदर, वी आर माइनस वी एम हमने कर दिया, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? वी आर माइनस वी एम हमने कर दिया। वी आर हमारा क्या है? देखो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, वी आर को बच्चों में ऐसे करके लिख सकता हूँ ना, माइनस का 40 जे कैप। बच्चों में वी आर को माइनस का 40 जे कैप नहीं लिख सकता क्या? अरे लिख सकता हूँ ना, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस में, आप ऐसे करके समझो नेगेटिव वाई एक्सिस में है तो माइनस का जे कैप लिख दिया मैंने, ठीक है। जे कैप वाई एक्सिस को बताता है।
और वीएम को क्या लिख सकता हूं मैं एक तरीके से, आप खुद देखो, वीएम को क्या लिख सकता हूँ, 30 आई कैप लिख सकता हूँ। 30 ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, या फिर मैं कह सकता हूँ 30 किलोमीटर पर आवर जा रहा है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, यानी कि आई कैप एक्स एक्सिस को बताता है, तो 30 आई कैप ये लिख दिया ऐसे। इज इट क्लियर? ठीक है, बस अब तो कुछ भी नहीं रहा इस क्वेश्चन में बच्चों। अब देखो वी आर एम हमारा क्या आएगा, तो वी आर एम इधर आएगा हमारा, वी आर मैंने लिख दिया, बस जो जो चीज गिवन है वैसे करते जाओ, -40 जे कैप, और ये आ जाएगा आपका माइनस का 30 आई कैप, ये आ जाएगा बस, सिंपल सा। रेन की वेलोसिटी मैन के रेस्पेक्ट में, यानी कि जब मैन रेन को देखेगा तो उसे रेन दिखेगी, रेन उसे 2 डायमेंशन में देखेगी, 2 डायमेंशन क्योंकि वो खुद भी मूव कर रहा है, तो उसे 2 डायमेंशन में देखेगी, नेगेटिव वाई एक्सिस में इतनी वेलोसिटी के साथ दिखेगी, और नेगेटिव एक्स एक्सिस में इतनी वेलोसिटी के साथ दिखेगी। ठीक है, अब मैं इसको अगर वेक्टर में बनाता हूं, तो वेक्टर में बस किस तरीके से बना दूंगा इसे मैं बच्चों, वेक्टर में इस तरीके से बना दूंगा इसे मैं, देखो ये हमारा इधर आ जाता है, ठीक है, रेन, ये बारिश आ जाती है हमारी, और ये हमारा इधर आ जाता है नेगेटिव एक्स एक्सिस में मैन, ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस में मैन आ गया, ये बारिश आ गई। अच्छा, यानी कि इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ही तो पास हो गया वीआरएम। अरे पैरेललोग्राम लॉ हमारा क्या कहता है बच्चों, कि दो वेक्टर्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से नेट वेक्टर पास करती है, तो हमारा ये आ गया वी आर नेगेटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ये रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन पास कर रही है। ओके, तो यानी कि बारिश हमारी इस तरीके से होगी, इसे अगर आप ऊपर डॉट 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 करके रिप्रेजेंट करते हो तो ऐसे करके आपकी बारिश होगी, बारिश ऐसे करके आपकी हो रही है। तो ये अपना जो अम्ब्रेला पकड़ेगा वो किस डायरेक्शन में पकड़ेगा, इस डायरेक्शन में अपना अम्ब्रेला ये पकड़ेगा। ठीक है, रेन के रेस्पेक्ट में मैं देख रहा हूँ, रेन वर्टिकली डाउनवर्ड है तो वर्टिकल के रेस्पेक्ट में इतने एंगल पर ये छाता पकड़ेगा, ये थीटा, इसको ऊपर एक्सटेंड करा, इसको ऊपर एक्सटेंड करा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी थीटा, तो इस तरीके से अपना छाता पकड़ेगा। ठीक है, तो देखोगे अगर आप tan थीटा इसमें लगा लो एंगल पता करने के लिए, tan थीटा क्या होता है बच्चों, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का रेशियो, वर्टिकल कंपोनेंट जिसके साथ एंगल कंसीडर नहीं, हॉरिजॉन्टल जिसके साथ एंगल कंसीडर, तो यानी कि वर्टिकल कितना आ जाएगा Vm, ये आ जाएगा आपका Vr, तो बस tan थीटा Vm मैग्नीट्यूड लेंगे बस, Vm कितना है हमारा, ये है 30, और Vr कितना है हमारा 40, तो ये थीटा कितना आ जाएगा हमारा tan इनवर्स 3/4 विद वर्टिकल, यानी कि वर्टिकल के साथ इतने एंगल पर बच्चों ये अम्ब्रेला अपना ओपन करेगा। कभी भी आपने प्रैक्टिकली खुद देखो, आप जब अपनी स्कूटी पर जाते हो या अपनी बाइक पर जाते हो, बाइक पर तो थोड़ा मुश्किल होता होगा अम्ब्रेला पकड़ना क्योंकि उसमें रेसर देना होता है, स्कूटी पे अगर आप जाते हो तो अम्ब्रेला अगर पकड़ते हो तो बारिश हो रही है तो थोड़ा टिल्ट करके पकड़ते हो, एकदम सीधा नहीं पकड़ते होगे, अम्ब्रेला कभी सीधा नहीं पकड़ते होगे, अम्ब्रेला कैसे करके थोड़ा टिल्ट करके पकड़ते हो, तो इतने एंगल विद द टिल्ट करके आप पकड़ोगे बच्चों अम्ब्रेला। ठीक है, ये बात समझ में आई सबको? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों ये, कोई इसमें ऐसी टिपिकल चीज नहीं है। ठीक है, मैंने बस आई वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगा दिया, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, और बस क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ठीक है, वैसे इन्होंने पूछा नहीं है रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, मगर अगर पूछा जाता तो आप इजिली कर सकते थे, रेन का स्क्वायर प्लस मैन का वेलोसिटी का स्क्वायर, और रेन की वेलोसिटी कितनी है हमारी 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, यानी कि इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 1600 ये आ जाएगा 50 किलोमीटर आवर इनवर्स। ठीक है, इससे ये हमें सीख मिली कि जब आदमी मोशन कर रहा है तब उसको बारिश ज्यादा वेलोसिटी के साथ दिखेगी। अरे आपने कभी देखा होगा जब कभी बारिश हो रही होती है आप ठीक है, और आप रुके हुए हो तब तो बारिश कम वेलोसिटी के साथ पड़ती है, बट जब आप स्कूटी में जा रहे हो और तब बारिश हो रही है तो आपको बारिश की बूंदें ज्यादा वेलोसिटी के साथ पड़ती हैं, तो हमारे मुंह पर बारिश की बूंदें ज्यादा वेलोसिटी के साथ पड़ती हैं, जितनी तेज स्कूटी चलाओगे उतनी तेज बारिश की बूंदें आप पर पड़ेंगी वेलोसिटी के साथ। क्यों? क्योंकि मैन की वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो वीआरएम बढ़ जाएगा, अरे मैन की वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो वीआरएम बढ़ जाएगा, यानी कि अगर आप जितनी तेज स्कूटी के साथ चलाओगे तो बारिश की बूंदें आप पर उतनी ज्यादा वेलोसिटी के साथ पड़ेंगी। ठीक है, इसलिए जब बारिश हो रही होती है तो लोग धीरे स्कूटी चलाते हैं ताकि बारिश की बूंदें धीरे पड़े उन पर। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना सब लोग,
ले लिया सबने? चलो ठीक है बच्चों, फाइन। अच्छा देखो, क्वेश्चन तो हमारे और भी हैं ऐसे, बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बट चलो उनको फिर बाद में ही करेंगे बच्चों। आज आपकी मैंने क्या कहा था, एक्स्ट्रा क्लास तो देखो नहीं ले रहा हूं मैं। एक्स्ट्रा क्लास तो कल संडे को वैसे नहीं, बस आज की ये जो है थोड़े इसी क्लास में थोड़ा सा टाइम और लिया जा रहा है, ताकि एक सिलेबस फ्लो में हो जाए। ठीक है बच्चों, 11th क्लास शुरू शुरू नई नई क्लास होती है, तो यहाँ पे बच्चों को थोड़ा हैंडल करना जो होता है शुरुआत में, वो कम्युनिकेशन बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे 12th क्लास है, 12th क्लास में तो एक फ्लो मेंटेन हो जाता है, बट अभी आप लोग 11th में नए नए आए हो, तो उसमें शुरुआत में तो हमारा काफी टाइम डायमेंशनल और एरर जैसे जो इतने वैसे चैप्टर है, इजी चैप्टर, उसमें टाइम लग जाता है, मगर क्योंकि उसमें भी बेसिक बताना इजी होता है, अगर उसमें बेसिक नहीं बताएंगे, ठीक, मगर मेन चैप्टर जो आपके कंपटीशन वगैरह में आते हैं वो यही आते हैं। जैसे कल यूपीटीयू का पेपर है, तो उसमें ऐसे ही सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लिया जा रहा है एक्स्ट्रा। हाँ, फरवरी के बाद ऐसी प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, क्योंकि तब हमारा एक काफी टाइम होगा, सिलेबस मेंटेन रहेगा। देखो, अच्छा एक सर्कुलर मोशन आप लोगों को पढ़ाना था। सर्कुलर मोशन हमारा देखो क्या होता है, ध्यान से समझो बच्चों। सर्कुलर मोशन क्या होता है आपका, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ ट्रेवल कर रही है तो उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं, सिंपल सा लॉजिक है ये। अब सर्कुलर मोशन में हमारा अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ रहे थे या लीनियर मोशन पढ़ रहे थे, ठीक है। अच्छा, जिसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन ये सब पढ़ा। अब हमारा सर्कुलर मोशन में ये सब चीजें चेंज हो जाती हैं। सर्कुलर मोशन में अगर मैं बात करता हूं, तो सपोज बॉडी ने यहां से लेकर यहां तक ट्रेवल करा, बॉडी ने एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवल करा यहां से यहां तक, ए से लेकर बी तक, तो बॉडी ने सेंटर के रिस्पेक्ट में कितना मूवमेंट करा, सेंटर ऑफ सर्किल के रिस्पेक्ट में कितना मूवमेंट करा, वो मैं कैसे देखूंगा? इनिशियल पॉइंट को सेंटर से जोड़ दिया, फाइनल पॉइंट को सेंटर से जोड़ दिया, इनिशियल पॉइंट को सेंटर से जोड़ दिया और फाइनल पॉइंट को सेंटर से जोड़ दिया, तो दोनों के बीच में जो एंगल बनता है बच्चों, उसी को हम लोग कह देते हैं, इनिशियल पॉइंट और सेंटर फाइनल पॉइंट को जब सेंटर से जोड़ दिया तो दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। तो यहाँ पर हमारा थीटा क्या आ जाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये एंगल ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, ये हमारा होता है इधर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। अच्छा, ये हमारा इधर आ जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग इधर देखेंगे बच्चों, तो ये हमारा इधर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, थीटा। अच्छा, इसकी जो यूनिट होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, वो हमारी क्या होती है बच्चों? रेडियन। इसकी जो यूनिट होती है रेडियन होती है, और ये डायमेंशन लेस होता है। तो ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, नेम अ क्वांटिटी विच इज डायमेंशन लेस बट हैज अ यूनिट, तो वह एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब देखते हैं अगर हम लोग बच्चों, हमारा एक आ जाता है टर्म एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद, जो हमारा ये होता है ए बी, ये आर्क लेंथ है एस। ए बी क्या है? आर्क लेंथ। तो रेडियस कितना है हमारा? स्मॉल आर कह दो, रेडियस हमारा स्मॉल आर है। ओके, तो आप ये जानते हो एंगल की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? एंगल की डेफिनेशन क्या होती है हमारी, बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस, ये आपके एंगल की डेफिनेशन होती है। तो एंगल हमारा इधर क्या होता है? थीटा। आर्क लेंथ हमारा क्या होता है इसके अंदर? एस। और रेडियस क्या होता है हमारा? आर। फाइन। एंगल, आर्क लेंथ हमारा क्या होता है इधर? ये। और रेडियस क्या होता है? आर। फाइन। ये हमारी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं इसके बाद एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है हमारी। एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारा क्या होता है? वही चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, वैसे ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। अच्छा बच्चों, मैंने असाइनमेंट दिया था, कुछ बच्चों ने सबमिट नहीं करा है, उसको सबमिट कर दो। आपका इंटरनल असेसमेंट कहा था, उसी के बेसिस पर होगा। यही वाले क्वेश्चंस इधर करवाए जा रहे हैं, फिर भी कुछ बच्चे नहीं सबमिट कर रहे हैं, उसे सबमिट करो। तो देखो, एंगुलर वेलोसिटी हमारा क्या होता है बच्चों? ओमेगा चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में हमारा चेंज, यानी कि डेल्टा थीटा मैं कह सकता हूं अपॉन डेल्टा टी। चेंज को आगे डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देते हैं ना, फाइनल माइनस इनिशियल।
यानी कि डेल्टा डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। अच्छा, या फिर बच्चों जो चीज डेल्टा होती है उसे डिफरेंशिएशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो हम लिख देते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी थीटा बाई डी टी भी इसे लिख देते हैं। ठीक है, जैसे हमारा जो वेलोसिटी होती है वो डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, वैसे ही आपका एंगुलर वेलोसिटी डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। ठीक, यहां तक आती है बात समझ में प्रियमवदा? ठीक, आयुष सक्सेना। ठीक, स्वर्णिमा खरे प्रेजेंट है, स्वर्णिमा खरे। चलो, ओमेगा की वैल्यू इधर कितनी आ जाएगी हमारी, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड इसकी आ जाती है, जैसे हमारी जो लीनियर वेलोसिटी होती है उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, वैसे एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बच्चों, वो क्या होता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला? रेडियन का तो कुछ नहीं होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला टी इनवर्स आ जाता है। ओके, टी इनवर्स इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाता है। अच्छा, अब आप अगर देखते हो बच्चों रिलेशन हमारी लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में, तो वो क्या आ जाती है, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन linear velocity and angular velocity। यशनूर गिरेवाल, आई बात समझ में? देखो रिलेशन हमारी लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या होती है बच्चों, हम लोगों ने अभी भी देखा कि सिंस इसको रब करना होगा। देखो अभी अभी हमने देखा कि सिंस हमारा जो इधर बच्चों ये होता है थीटा, वो क्या होता है एस बाई आर के इक्वल होता है। एंगल जो होता है वो होता है हमारा आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, यानी कि थीटा एस बाई आर के इक्वल होता है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम स्मॉल टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी, इधर आ जाएगा थीटा, इधर आ जाएगा डी बाई डी टी, और इधर आ जाएगा आपका एस बाई आर। तो डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। डी थीटा बाई डी टी क्या होता है बच्चों, आपका एंगुलर वेलोसिटी होता है। ठीक, और ये आपका कितना आ जाएगा, इधर देखोगे तो 1/r, रेडियस तो कांस्टेंट है ना हमारा, रेडियस, अच्छा इसे कैपिटल आर ही कह दो रेडियस को, क्योंकि इधर कैपिटल आर है, तो रेडियस हमारा कांस्टेंट है, हमारा पूरे सर्कुलर मोशन में रेडियस तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो कांस्टेंट को बाहर लिख दिया और ds बाई डी आर कर दिया। ठीक, आर्क लेंथ चेंज होने लगे, चेंज होती रहेगी। अभी इतनी आर्क लेंथ है, जब यहाँ से यहाँ हो जाएगा तो आर्क लेंथ इतनी, यहाँ से यहाँ हो जाएगा तो आर्क लेंथ इतनी, पूरा सर्कुलर मोशन हो जाएगा तो आर्क लेंथ सर्कमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगी। तो तब हमारा इधर आ जाएगा ये कितना, ds बाई, ठीक है, ds बाई डी टी कितना आ जाएगा आपका, डिफरेंशिएशन आर्क लेंथ का टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी, और ये आ जाएगा r, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा r। ये हमारी रिलेशन होती है। ठीक है बच्चों, ये रिलेशन होती है हमारी लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में। अगर किसी को डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो वो ऐसे करके समझ ले, मैंने इस इक्वेशन को टाइम से डिवाइड कर दिया। जब इस इक्वेशन को टाइम से डिवाइड कर दूंगा एलएचएस और आरएचएस को, तो जब एलएचएस को टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो थीटा अपॉन टाइम ओमेगा आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंगुलर वेलोसिटी, और एस अपॉन टाइम क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा, और अपॉन में आर, तो v इक्वल टू ओमेगा आर आ जाएगा। और अगर वेक्टर फॉर्म में देखोगे बच्चों, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म अगर देखते हो तो वेक्टर फॉर्म में हमारा v वेक्टर जो होता है वो होता है ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर के इक्वल होता है। क्रॉस प्रोडक्ट का आप रूल जानते ही हो कि ये वाली चीज इसके भी परपेंडिकुलर होगी, ये वाली चीज इसके भी परपेंडिकुलर होगी, तो आप कह सकते हो सो v वेक्टर परपेंडिकुलर ओमेगा वेक्टर के होता है, एंड v वेक्टर परपेंडिकुलर होता है r वेक्टर के, यानी कि v वेक्टर परपेंडिकुलर होता है टू द प्लेन कंटेनिंग ओमेगा वेक्टर एंड r वेक्टर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट?
ये चीज बताई है मैंने कि हमारा v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर है। तो ये वेक्टर का रूल होता है, अगर हमारा इस तरीके से होता है कि ये वाली वेक्टर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है, मैं कह सकता हूं ना कि लीनियर वेलोसिटी वेक्टर एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर और रेडियस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है। यानी कि जिनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है उन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। तो ये वाली वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर होगी, ये वाली वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर होगी। अरे देखा नहीं था आप लोगों ने, आई क्रॉस जे के आई क्रॉस जे के इक्वल होता है, जे क्रॉस के आई के इक्वल होता है। ठीक है, राइट हैंड जो थंब रूल बताया था उससे। ठीक, श्रेया सिन्हा आई बात समझ में? नैना दीक्षित, देखो बच्चों इसके बाद हमारा आ जाता है इधर एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। ये हमारा नेक्स्ट इधर आ जाता है एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी तो कर लिया हमने, एंगुलर एक्सीलरेशन अब हम लोगों को करना है, एंगुलर एक्सीलरेशन। तो एंगुलर एक्सीलरेशन देखो क्या आ जाता है। तो एंगुलर एक्सीलरेशन बच्चों क्या होता है, इसे अल्फा से डिनोट करते हैं। जैसे एक्सीलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, वैसे ही एंगुलर एक्सीलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी यानी कि चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम के इक्वल होता है। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम के इक्वल होता है, अपॉन चेंज इन टाइम के इक्वल होता है। तो अल्फा हमारा क्या आ जाता है, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी इधर आ जाता है। या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं अल्फा को डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कह देते हैं हम लोग इसे। ठीक है, अच्छा जो इसकी यूनिट होती है बच्चों, वो इसकी यूनिट इधर फिर क्या आ जाती है, अगर आप इसकी यूनिट देखते हो तो इसकी यूनिट इधर आ जाती है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अरे जैसे नॉर्मल एक्सीलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इस एक्सीलरेशन की रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाती है। ठीक है, देखो रेडियन पर सेकंड अपॉन सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, और डायमेंशनल फॉर्मूला इसका t-2 आ जाता है। डायमेंशनल फॉर्मूला वो आ जाता है इसका, ब्रैकेट में लिख दिया हमने, t-2 हो जाता है इसका। ठीक, t-2 हो जाता है। ठीक, अब देखोगे बच्चों तो ये हमारा अल्फा इधर आ गया। अच्छा अब हम लोग देखेंगे इसके अंदर रिलेशन एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन में क्या होती है। रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन वो हमारी क्या होती है। तो रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, देखो रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ये हमारी क्या हो जाती है, ये चीज समझते हैं। लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होती है। देखो बच्चों हम जानते हैं इधर अभी अभी हमने देखा कि सिंस जो v है हमारा वो ओमेगा r के इक्वल होता है, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस के इक्वल होता है। अब इसी तरीके से इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब डिफरेंशिएशन कर देते हैं इसका टाइम के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो d बाई डी टी ये आ जाता है हमारा वेलोसिटी, इधर आ जाता है d बाई डी टी और इधर आ जाता है हमारा ओमेगा r। ठीक है, ओमेगा r इधर आ जाता है। डिफरेंशिएशन कर दिया इस वेलोसिटी का, इधर डिफरेंशिएशन कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में ओमेगा r का। तो डिफरेंशिएशन वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में लीनियर एक्सीलरेशन, रेडियस कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ओमेगा का विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर दिया, तो ये आ जाएगा एंगुलर एक्सीलरेशन। तो आर अल्फा
ये हमारा इधर आ जाता है ए इक्वल टू आर अल्फा। जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता वो आप खुद देखो, इसको टाइम से डिवाइड कर दो, एलएचएस आरएचएस को, तो वेलोसिटी बाय टाइम लीनियर एक्सीलरेशन, और आर तो कांस्टेंट है रेडियस, ओमेगा अपॉन टाइम एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा आ जाएगा। अब इसमें भी अगर हम लोग देखेंगे इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म अगर हम लोग देखते हैं तो वेक्टर फॉर्म में अगर हम लोग इसके अंदर देखते हैं बच्चों इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में ठीक हमारा इधर होगा ए वेक्टर जो होगा वो आपका अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर होता है, अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर होता है। इसका क्या मतलब है बच्चों, ए वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, इट मींस इसका मतलब है ए वेक्टर परपेंडिकुलर है आपका अल्फा वेक्टर के, और ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है आर वेक्टर के। यही तो मतलब होता है इसका कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये चीज इसके भी परपेंडिकुलर है, ये चीज इसके भी परपेंडिकुलर है, यानी कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग अल्फा वेक्टर एंड आर वेक्टर है। ठीक है, तो ये इतनी चीज हमारी होती है इसके अंदर। यहां तक सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? ठीक, ठीक, ओके, फाइन। यहाँ तक आती है बच्चों बात समझ में? सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब जो देखो हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आता है, मानसी पटेल, समझ में आई बात? मानसी पटेल, ध्रुव अग्रवाल, ठीक। बच्चों देखो, अब जो इसमें हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आता है वो होता है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का। ठीक, बस ये लास्ट टॉपिक है आपका फिर सर्कुलर मोशन का। यस, देखो ये आपका लास्ट टॉपिक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है आपका। अब ये सर्कुलर मोशन की खास बात ये आती है, ऐसा होता है बच्चों जब भी हमारा कभी सर्कुलर मोशन हो रहा होता है तो सर्कुलर मोशन के लिए हमें सेंट्रीपिटल एक एक्सीलरेशन की जरूरत होती है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता है। जब भी कभी सर्कुलर मोशन हो रहा होता है तो हमें एक फोर्स की आवश्यकता होती है, और वो फोर्स हमारा बहुत ज्यादा नेसेसिटी होती है उस फोर्स की। उस फोर्स के बिना हमारा सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता है, तो वो फोर्स हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई ना कोई हमें किसी ना किसी तरीके से प्रोवाइड करा ही देता है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि हमारी अर्थ है, अर्थ सन के चारों तरफ घूमती रहती है। अरे ये सन होता है ऐसे, तो अर्थ सन के चारों तरफ घूमती रहती है, ये जितने प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से अर्थ और बाकी के प्लैनेट सन के चारों तरफ अपनी ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। इसी तरीके से जो हमारा न्यूक्लियस बीच में होता है पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ इसलिए घूमते रहते हैं क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ टुवर्ड्स न्यूक्लियस होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस होता है, वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अर्थ के चारों तरफ मून घूमता रहता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ मून पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से मून अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स उन्हें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से प्रोवाइड हो जाती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत जरूरी है सर्कुलर मोशन के लिए। जब फोर्स है तो फोर्स होगा, तो जहां पर फोर्स होगा वहां पर एक्सीलरेशन होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी है तो यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी जरूरी है। अब बच्चों देखो हमारे दो तरीके के मोशन होते हैं, सर्कुलर मोशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो मोशन होता है जिसमें आपका सर्कुलर मोशन कांस्टेंट स्पीड के साथ होता है, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो सर्कुलर मोशन वेरिएबल स्पीड के साथ होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो कांस्टेंट स्पीड के साथ होता है
वो भी एक्सीलरेटेड होता है, क्योंकि जब भी बच्चों सर्कुलर मोशन होता है तो बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती रहती है। बॉडी की वेलोसिटी कैसी होती है? टेंजेंट टू सरकमफ्रेंस। तो इसलिए बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती रहती है, बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती रहती, बॉडी की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से वेलोसिटी चेंज होती रहती है। वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सीलरेशन आ जाता है, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सीलरेटेड मोशन होता है। ठीक है। अच्छा, तो हमारा एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आता है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपके एग्जाम में कोई डेरिवेशन आएगा तो वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ही आएगा। ठीक है, सर्कुलर मोशन में अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ही है इंपॉर्टेंट। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, देखो ये हमारा इधर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है। ये कौन है जिसने अपने आप को म्यूट नहीं किया? अपने आप को म्यूट कर लो। कौन था ये वैसे? देखो ये आपका इधर सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ है। ठीक है, बॉडी ने यहां से मोशन स्टार्ट करा और बॉडी यहां तक पहुंची। जब बॉडी ने यहां से मोशन स्टार्ट करा तो यहां पर बॉडी की वेलोसिटी है v1 और यहां पर बॉडी की वेलोसिटी इधर v2 हो गई। बॉडी एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, यहाँ पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो गई बच्चों? v2 हो गई। v2 वेक्टर फॉर्म में कह दिया, v1 इधर वेक्टर फॉर्म में कह दिया। ठीक, बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रही है, इधर भी 20 मीटर पर सेकंड, इधर भी 20 मीटर पर सेकंड, बट वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? टेंजेंट टू सरकमफ्रेंस। तो इधर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये, इधर डायरेक्शन ऑफ मोशन ये, इधर डायरेक्शन ऑफ मोशन, इधर डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी आ जाती है, वेलोसिटी चेंज होती है, और वेलोसिटी चेंज होती है यानी कि एक्सीलरेशन आ जाता है, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सीलरेटेड मोशन होता है। तो जो एक्सीलरेशन चेंज इन डायरेक्शन की वजह से होता है उसे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं। बच्चों ध्यान रखना, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो होता है वो केवल चेंज इन डायरेक्शन की वजह से होता है, वो डायरेक्शन में चेंज होने वाली वेलोसिटी की वजह से आता है, डायरेक्शन में चेंज होने वाली वेलोसिटी की वजह से आता है। और जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है उसे रेडियल एक्सीलरेशन भी कहते हैं। उसका दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? रेडियल एक्सीलरेशन। इसका दूसरा नाम हमारा रेडियल